डाउट है कि काउंटिंग इक्वेशन में ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर रेंट पेड दिया हुआ है और उसी ट्रांजैक्शन के अंदर रेंट आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है रेंट पेड 2000 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट 5000। कोई आंसर देना चाहेगा? कंप्लीट आंसर। सर कैश में 7000 कैश में 7000 माइनस और लाइबिलिटी में नया वो लाइबिलिटी में नई लाइबिलिटी बनेगी आउटस्टैंडिंग रेंट भी, उसमें क्या करें प्लस 5000 और कैपिटल में 2000। कैपिटल में 2000 प्लस। इसके अलावा कोई आंसर देना चाहे? हाँ जी सर कैश में से तो 2000 होंगे कैश में 2000 माइनस होंगे आपके हिसाब से। हाँ, और सर कैपिटल में से 7000 माइनस होगा। कैपिटल में 7000 माइनस और लायबिलिटी में 5000। लाइफ में अराउंड प्लस होंगे आपके हिसाब से। कोई तीसरा आंसर? कोई तीसरा आंसर? चलिए क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए साफ साफ पेड 2000 है। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है पेड 2000, तो कैश तो 2000 रुपए का हुआ, कैश में से 2000 माइनस आउटस्टैंडिंग रेंट 5000 है, लायबिलिटी 5000, लायबिलिटी में 5000 और एक्सपेंस 7000 का। देखो कैसे, पहले कॉन्सेप्ट को समझो ध्यान से। इसको क्वेश्चन मतलब इसको इमेजिन करने की कोशिश करो पूरी कि सर मेरा लैंडलॉर्ड मेरे पास आया है रेंट लेने के लिए टोटल 7000 और मैंने कहा कि अभी तो मेरे पास 2000 रुपए हैं, फिलहाल ये 2000 रुपए ले जाओ, मैं आपको 5000 रुपए बाद में दूंगा। ये तो हुआ है। क्वेश्चन पढ़ के इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो कि लैंडलॉर्ड रेंट लेने के लिए आया है, मेरे पास टोटल 7000, मैंने उसे कहा फिलहाल 2000 रुपए ये ले जाओ और बाकी 5000 बाद में दे दूंगा। तो मेरा टोटल रेंट 7000 है, टोटल एक्सपेंस 7000 है, तो कैपिटल में एक्सपेंस माइनस होगा, कैश 2000 रुपए कम हुआ और जितना अनपेड रह गया वही मेरा कर्जा हो गया। तो हमारी ये बात ध्यान रहेगा। सिर्फ बोर्ड पे दिखना है कि आप कुछ भी नहीं करना है काफी देर तक। चैप्टर 8 जर्नल। इससे पहले कुछ रिवाइज करते हैं सर डेबिट क्रेडिट के रूल, उसके बाद इस चैप्टर पे आते हैं। सर एसेट और एक्सपेंस इन दोनों का डेबिट नेचर होता है। ये इंक्रीज होने पे डेबिट किए जाते हैं और डिक्रीज होने पे क्रेडिट किए जाते हैं। इकलौते यही एक चीज है पूरे सिलेबस के अंदर जो हमें लर्न करनी है, फॉर्मूला है। इसका लॉजिक जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब समझ में आता है। बाकी 3 आइटम जो बच गई, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, इनमें अगर उल्टा रूल है, इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट करते हैं। जब मैं चैप्टर सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा आपको चैप्टर नंबर 8, इसमें हो सकता है कुछ वर्ड ऐसे आए जो आपने नहीं सुने हो पहले, या फिर आपने सुने हैं पढ़े हैं पिछले चैप्टर्स के अंदर लेकिन आपको ध्यान नहीं है मीनिंग, आप तुरंत मुझसे दोबारा पूछ लेंगे। ये नहीं सोचेंगे इस चैप्टर में तो वर्ड पहले भी आ गया था, दोबारा पूछूंगा तो खराब लगेगा। चैप्टर 8 जो हम जर्नल स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये पूरी बुक के अंदर लगभग आधे चैप्टर्स के अंदर जर्नल ही होता है। इस चैप्टर में बेसिक वाली चीजें हैं, बाकी चैप्टर में उसी चैप्टर के रिगार्डिंग चीजें हैं। बेस इसी चैप्टर से बनेगा। 12th क्लास में 3 बुक्स हैं, 12th क्लास में 3 बुक्स हैं, 3 में से 2 बुक्स के अंदर जर्नल ही करना, 3 में से 2 बुक्स के अंदर जर्नल ही करना। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में अकाउंट्स है, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में अकाउंट्स है, लगभग 50% से ज़्यादा चैप्टर्स के अंदर जर्नल ही करना। तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंस है।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, 4 से 6 नंबर से ऊपर का नहीं आता। लेकिन अगर ये चैप्टर नहीं आया आपको समझ, तो आने वाला चैप्टर समझ में नहीं आया। इस चैप्टर की रेलेवेंस इसलिए ज़्यादा। समझ पा रहे हैं? मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, प्रेज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको एक रूल्स बहुत अच्छे से लग। डेबिट फुल फॉर्म होती है जिसकी है, शॉर्ट में लिखते हैं डी आर डॉट और सी आर डॉट। अकाउंट्स में प्लस माइनस को डेबिट क्रेडिट कहते हैं। कोई चीज प्लस करनी हो या माइनस करनी हो तो हम डेबिट क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी डेबिट का मतलब प्लस, कभी कभी डेबिट का मतलब माइनस, कभी कभी क्रेडिट का मतलब प्लस, कभी कभी क्रेडिट का मतलब माइनस। ये कभी कभी कब है ये मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ कि अगर एसेट और एक्सपेंस है तो डेबिट का मतलब प्लस है और क्रेडिट का मतलब माइनस। अगर लायबिलिटी, कैपिटल या रेवेन्यू है तो उल्टा, क्रेडिट का मतलब प्लस है और डेबिट का मतलब माइनस। ये हमारी बुक का नाम है जी, डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री, डबल एंट्री का मतलब ये नहीं है कि हमें एक चीज को 2 बार लिखना। डबल एंट्री का मतलब ये है कि हमें हर एक लेन देन के अंदर से 2 अकाउंट छाटने। मतलब हमारे अकाउंट में जो रूल डेबिट क्रेडिट के बने हुए हैं, जो 5 कैटेगरी बनी हुई है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, वो इस तरीके से बनी हुई है कि हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर से हमें अपने अकाउंट्स में कहाँ 2 जगह इफेक्ट जाएंगे वो दिमाग लगाना। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इतना काम क्या है हमारा, देखो हमें तो बॉस आगे बताएगा कि ये चीज़ हो गई, मान लीजिए रेंट दे दिया या परचेज हो गई या सेल हो गई या गुड्स चल गए, सैलरी दे दी एम्प्लॉय को, लोन ले लिया, लोन पे इंटरेस्ट दे दिया, ये सब चीज़ें बताएगा। हमें वो लाइन सुनने के बाद, उस लाइन को मैं ट्रांजैक्शन बोलूँगा अकाउंट की भाषा में, उस लाइन को ट्रांजैक्शन बोलूँगा। उस ट्रांजैक्शन में से कोई 2 इम्पैक्ट हो रहे हैं हमारे अकाउंट्स के अंदर, वो ढूंढने हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे बॉस ने कहा कि सैलरी पे कर दी मैंने अपने एम्प्लॉय की, लिख लो इस बात। तो मैं 2 अकाउंट कौन से हो सकते हैं, इसके लिए दिमाग लगाऊंगा मैं कि सर एक तो सैलरी एक्सपेंस होता है, तो ये वाला अकाउंट है, दूसरा कैश भी तो कम हुआ होगा, 2 अकाउंट हो गए। ऐसे हर एक में 2 मिलेंगे। अब लॉट्स ऑफ वैरायटी देखेंगे चैप्टर के अंदर कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकती है, कितनी हो सकती हैं, ऐसा हो तो क्या होगा, वैसा हो तो क्या होगा। उन सभी में हम 2 अकाउंट खुल के बताएंगे। इसमें मेन जो हमारा जो टैलेंट है, जो हमारा जो मेन मेहनत है, जो माइंड वर्क है, वो 2 अकाउंट ढूंढना। देखो कैश वर्ड क्वेश्चन के अंदर कहीं लिखा नहीं, कैश वर्ड के क्वेश्चन में लिखा नहीं। इस पढ़कर हमने मीनिंग समझ में आया, हमने इमेजिन करने की कोशिश करी कि हमारे बॉस ने काउंटर से, शॉप से पैसा निकाला होगा, अपने एम्प्लॉय को दिया होगा, तो हमारे शॉप से कैश कम हो गया और सेल का खर्चा बढ़ गया। क्लियर हो गई ये बात? तो कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, इसी का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री मतलब ये नहीं है एक चीज को 2 बार लिखो। डबल एंट्री का मतलब ये है कि एक ट्रांजैक्शन के 2 अकाउंट, 2 इम्पैक्ट, 2 इफेक्ट, 2 एस्पेक्ट्स को ढूंढो और दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करो। सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस के अंदर, जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सोचो वहां पे क्या होता होगा, वहां पे एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता होगा। वो करता है उसको जो छोटा दुकानदार होता है, उसे कंप्लीट डिटेल्स में मेंटेन नहीं करना, लिमिटेड अकाउंट्स मेंटेन करनी है। जैसे सैलरी पे करी तो उतना लिख लेगा कैश कम हो गया मेरे पास। एग्जांपल और देखते हैं। गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स बेचे थे राम को। मुझे बताओ राम कौन है, डेटर है कि क्रेडिटर है? डेटर है, तो सारे बेचे गुड्स। तो राम और सेल्स ये 2 अकाउंट खोलेंगे, क्योंकि राम से पैसे लेने, राम का खाता खोलेंगे अपने यहाँ। और सेल्स नाम की इनकम होगी, सेल हो रही है, कुछ बिक रहे हैं, रेवेन्यू हो रहा है हमारे पास, 2 खाते खोलेंगे इसके अंदर। लेकिन जो सिंगल एंट्री वाला होगा वो सिर्फ राम के नाम का खाता खोलेगा, क्योंकि इससे पैसे लेने हैं। सुन आ रही है बात? क्या सिंगल एंट्री चैप्टर में बात करेंगे कि कौन सा एस्पेक्ट छोड़ना है, कौन सा एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना है। अभी डबल एंट्री की बात कर रहे हैं, फिर दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना है। हमें माइंड कहाँ लगाना है कि एस्पेक्ट कौन सा है वो ढूंढना है, वो कौन से 2 अकाउंट आएंगे वो ढूंढना है। क्लियर हो गई ये बात? डाउट तो पूछ सकते हैं।
सर सैलरी कैश की जगह अकाउंट में भी तो पैसे डाल सकते हैं। हाँ कैश के लिए बैंक आ जाएगा। अगर आपने कुछ नहीं गिवन तो प्रिज्यूम करने की कैश। हाँ चलिए फॉर्मेट पे बात करते हैं। कुछ भी नोट नहीं करना है कि आपको बस समझते रहना है क्या होगा। मैंने स्टेप लिखे हैं देखो। पहला स्टेप लिखा है जर्नल, दूसरा स्टेप लिखा लेजर, तीसरा स्टेप लिखा ट्रायल बैलेंस और चौथा स्टेप लिखा फाइनल। आप समझते हैं जिसको क्या चीज है। ऐसा मानते हैं कि हम कंप्यूटर में अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हैं, रजिस्टर में लिखते हैं सारी चीजें। तो एक बात समझ लीजिए, हर एक अकाउंट का अलग रजिस्टर बनेगा। ये राम को सामान बेचा मैंने तो अलग रजिस्टर बनेगा जिसका राम नाम होगा, उसके रजिस्टर की स्टार्टिंग में राम लिखा होगा। जैसे स्कूल में अटेंडेंस का रजिस्टर होता है तो 10th क्लास का अलग रजिस्टर है, 11th क्लास का अलग रजिस्टर है, 5th क्लास का अलग रजिस्टर है। तो ऐसे हर एक अकाउंट का अलग रजिस्टर है। बिल्डिंग अकाउंट का अलग रजिस्टर, कैश अकाउंट का अलग रजिस्टर, मशीन का अलग रजिस्टर, रेंट का अलग रजिस्टर, रेंट रिसीव्ड का अलग रजिस्टर। समझ आ रही है बात? तो ऐसे मान लीजिए मेरे पास 100 रजिस्टर रखे हों, उन 100 रजिस्टर को लेजर बुलाते हैं। उन 100 रजिस्टर को बुलाते हैं लेजर। इसमें डी साइलेंट होता है इस वर्ड के अंदर, लेजर पढ़ते हैं इसको। उन रजिस्टर्स को लेजर बुलाते हैं। अब प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे बोलते हैं, राम का लेजर दियो, मोहन के लेजर में देख के बताओ कितने पैसे लेने। समझ में आ गई बात? लेजर मतलब रजिस्टर, ठीक है, सेपरेट रजिस्टर उसी पर अकाउंट का। समझ में आ गई बात? रजिस्टर लेजर क्या है? तो जब बॉस हमें बताता है सारी चीजें, हम रिकॉर्ड करते रहते हैं। हमारे पास 100 रजिस्टर रखे हुए हैं, लेकिन हमसे बॉस पूछे भी सारे डेटर्स का मुझे अकाउंट बताओ, कितना पैसा लेना है, सबका बैलेंस बताओ, उसको 100 रजिस्टर दे नहीं सकते हैं भाई। उसकी कंफर्ट के लिए हम बैठे, हमारी कंफर्ट जरूर है। वो बॉस के काम आसान रहे, उसको काम करने में आसानी, इसलिए उसने हमें अपॉइंट करा, हमने तो अपॉइंट नहीं करा उसको। तो हम ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, एक ही पेज के अंदर हर एक रजिस्टर का लास्ट का बैलेंस लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम, उसको सामान बेचा, उसने फिर वापस नहीं कर दिया, थोड़े पैसे भी दे दिए, फिर सामान खरीदा, ऐसा करता रहा बार। तो लास्ट में अल्टीमेटली कितने रुपए लेने उससे वो लिख देना पड़ा। ऐसे 100 रजिस्टर है तो 100 के 100 अकाउंटों का बैलेंस एक जगह पर लिख दिया, इसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो ना आगे बात, तो ना आगे सिर्फ एक सेपरेट रजिस्टर बनता होगा। नहीं, रजिस्टर एक पेज होता है, बस एक पेज पे आना। चलो तो ना आगे बात। अब इसको इसका समझते जी ये कहां से आ गया। सर 100 रजिस्टर रखे हुए हैं मेरे पास और मुझे पता है जो भी लेन देन होगा मुझे वो 2 जगह लिखना है ना। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि सैलरी पे करिए, तो मैं सैलरी का रजिस्टर निकालूंगा, उसमें लिखूंगा, कैश का रजिस्टर निकालूंगा, उसमें लिखूंगा। ये लेंथी प्रोसीजर है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, क्योंकि जो लेन देन हो रहा होगा, जो ट्रांजेक्शन हो रही होंगी वो बहुत जल्दी जल्दी होगी। अभी परचेज करा, 2 मिनट बाद सेल करी, फिर रेंट दिया, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, ये बार बार होता रहेगा। इतना टाइम नहीं मिलेगा मैं तो रजिस्टर निकालूं। ऐसे में क्या करता हूँ, मैं एक फ्रेश रजिस्टर लेके बैठता हूँ और जितना भी कुछ हो रहा है, चाहे राम का हो, चाहे श्याम का हो, चाहे रेंट का हो, चाहे कैश का हो, मैं एक रजिस्टर में लिखता रहता हूँ। इस रजिस्टर का नाम है जर्नल। जब दुकान बंद हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगा, माने सब 6 बजे का टाइम है, शट डाउन हो जाएगा, दुकान बंद हो गई, अब कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, तो अब 6 बजे के बाद मैं काम करूंगा। इसमें से राम का राम के रजिस्टर में लिखूंगा, रेंट का रेंट के रजिस्टर में, कैश का कैश के रजिस्टर में। तो ना के बाद इसलिए जर्नल को बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो ना के बाद जर्नल क्या चीज है सर, सबसे पहले जहां रिकॉर्ड किया जाता है उसे जर्नल कहते हैं। जर्नल से लेजर में लिखा जाता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है। हर एक का अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, नीड है, समझ पा रहे हो उस चीज को कि सर लेजर की नीड क्या है, हर एक का अलग रजिस्टर मेंटेन करना ही है, क्योंकि राम 50 बार ट्रांजैक्शन करेगा, रेंट हर महीने दिया जाएगा, एम्प्लॉय की सैलरी हर महीने दी जाएगी, हर एक का अलग रजिस्टर बनेगा, इसलिए ये जरूरी है। तो सीधा हम इसके अंदर लिखें पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ता है पहले हमें, इसकी ये नीड है। सर एक साथ सारी चीजों का बैलेंस पता करना हो तो सोच नहीं सकते हम अपने बॉस को, इसलिए हम इसकी नीड आ गई। और ये समझ लीजिए रिपोर्ट कार्ड बन रही है हमारे अकाउंट से, साल के एंड में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने खर्च हुए, कितनी इनकम हुई, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, कितनी कैपिटल है, ये सब बिल्कुल फाइनली जो कैलकुलेट की जाएगी वो फाइनल अकाउंट चैप्टर है टर्म 2 में सीखेंगे। स्टेप समझ पा रहे हैं सभी?
तो चैप्टर नंबर 8 का नाम जर्नल है, ये स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद लेजर पर आएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस पर आएंगे, और से रिलेटेड कुछ और चैप्टर्स हैं। कुछ सर हम पूरे टाइम अपने कोर्स का थोड़ी लेते हैं, पूरे दिन में जितनी भी एक्सपेंसेस परचेजेस जो भी है वो एट द एंड ऑफ द डे बताते हैं ना। ये किसने कहा? सर हम पूरे टाइम उसके साथ रहते हैं तो बॉस तो याद करता रहेगा सोचे पूरे दिन के ट्रांजैक्शन, ये बताओ मेरे को। मतलब 10 बजे से लेकर 6 बजे तक वो सारा ट्रांजैक्शन याद करेगा, फिर 6 बजे से घंटे तक ट्रांजैक्शन की बात बताएगा। देखो मैं आपको इजीनेस समझाने के लिए बात बोल रहा हूँ कि वो बताएगा। प्रैक्टिकली क्या होगा बताएगा थोड़ी ना वो। जैसे मान लो परचेज हुई तो बिल होगा उसका, वो मैं बिल ला के दे देगा, कुछ बोलेगा नहीं हमें वो कि माला खरीदा है बेचा है क्या करा, वो मैं बिल ला के दे देगा। मुझे समझ जाना पड़ेगा कि अच्छा खरीदा हुआ या बेचा हुआ, इतने रुपया खरीदा, इस डेट में खरीदा, इससे खरीदा, ठीक है। किसी से पैसे यहाँ तो रिसीट देगा, जैसे आप लोग फीस है तो मैं आपको रिसीट देता हूँ ना, तो ऐसे रिसीट मिलेगी, पैसे किसी को दिए पैसे किसी लिए बता देगा किसको पैसे दिए, वो रिसीट दे देगा बस। वो भी जरूरी नहीं है कि बॉस बैठे, तो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। कोई बिजनेस ऐसा होता है प्रोप्राइटर दुकान पे ड्यूटी देता है, वही कैश लेता देता है। कई वैसी दुकानें होती हैं जहाँ पर मैनेजर बैठा होता है, या फिर अलग कैशियर अलग बैठा हुआ है काउंटर पे, पैसा काटने के लिए अलग पर्सन रखा हुआ है, वो देगा। जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन है वो हमें डिटेल्स देगा अलग। सही, करेंगे स्टार्ट। इसकी नोटिंग कर सकते हैं आप, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आगे। जनरल फर्स्ट एंट्री और ओरिजिनल एंट्री होती है ना। 7 बजे के बैच पे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे हम आज, ऑनलाइन वाले बैच में। जिसने ना कर रखा हो, मैं तो वैसे लिंक भेज दिया सबको, जिसको मुझे आइडिया था किसने नहीं कर रखा। फिर भी किसी का रह गया हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, चैप्टर तो मुझे भी करना है, मैं उसको लिंक सेंड कर दूँगा। फिर जिसने कर रखा हो दोबारा करना चाहे, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा 7 बजे वाले बैच में ऑनलाइन। अब नोटिंग कुछ नहीं करनी है आपको, सिर्फ बोर्ड पे समझना है बहुत अच्छे से। ये हमारा फॉर्मेट है जर्नल का। अगर हम अकाउंट्स मैनुअल बना रहे हैं तो हमें रजिस्टर में लाइन ड्रॉ करनी होती है। अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स बना रहे हैं तो ये फॉर्मेट पहले से सुंदर बना हुआ है। टोटल 5 कॉलम दिख रहे हैं आप सबको। फर्स्ट कॉलम है डेट, किस डेट पर वो ट्रांजैक्शन हो रही है वो डेट मेंशन करनी है। अगला कॉलम है पर्टिकुलर्स, इसके अंदर ट्रांजैक्शन को लिखा जाएगा। L.F. डेबिट ब्रैकेट में रुपीस, क्रेडिट ब्रैकेट में रुपीस। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट आप शॉर्ट में लिख सकते हो, फुल फॉर्म लिख सकते हो। अभी बताऊंगा, बस पढ़ाएंगे उसको। हमारी हेडिंग है जी जर्नल। जो चीज़ हम बना रहे हैं वो हेडिंग में, अगर मैं लेजर बना रहा हूँ तो मैं हेडिंग में लेजर लिखूंगा। अगर मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ तो मैं हेडिंग में ट्रायल बैलेंस लिखूंगा। अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो हेडिंग में बैलेंस शीट लिखूंगा। अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहा हूँ तो अकाउंटिंग में अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब मैं जो भी चीज़ सॉल्व कर रहा हूँ, हमारी स्टेटमेंट की, हमारे फॉर्मेट की हेडिंग वही रहेगी। सही, उससे निकाल दीजिए क्वेश्चन एक बार। थर्टी 39 पेज नंबर। जर्नल एंट्रीज की चेक करो, मैंने कितनी वैरायटीज दे रखी हैं आपको।
112 टाइप की ट्रांजैक्शन मैं आपको क्लास में ही कवर करा दूंगा। उसके बाद आप बुक से कितने क्वेश्चंस कर लो, किसी बुक से क्वेश्चन करो, कुछ बचेगा नहीं। क्वेश्चन की हेडिंग इस तरीके से क्वेश्चन में लिखा होगा, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, मतलब जर्नलाइज मतलब जर्नल बनाना। ठीक, अभी नोटिंग कुछ नहीं करना है आपको, अभी हम स्टार्टिंग में फॉर्मेट पे फोकस करेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे से, उसके बाद सिर्फ आंसर पे फोकस करेंगे। पहले पॉइंट में लिखा है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीस, मतलब हमारे बिजनेस का पहला दिन है आज। प्रोप्राइटर ने 1 लाख रुपए लगाकर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बिजनेस में अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, और ये बात हम अकाउंटेंट को बताई कि 1 लाख रुपए लगाए बिजनेस के अंदर, रिकॉर्ड करो। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर से मुझे 2 एस्पेक्ट्स, 2 अकाउंट ढूंढने हैं, सोचने हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। एक बताएंगे आप, एक बताएंगे आप। हाँ जी, ध्यान से देखो कि बिजनेस स्टार्ट करा है, पैसा लगाकर, तो दुकान के अंदर कैश आया, एक तो अकाउंट कैश हो गया। दूसरा, जो ओनर पैसा लगाता है उसे तो कैपिटल कहते हैं, जो ओनर खुद का पैसा बिजनेस के अंदर लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। तो 2 अकाउंट मिल गए। अब देख लो इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी कैपिटल वर्ड लिखा नहीं है, ये मैं खुद समझ नहीं है चीज कि ट्रांजैक्शन क्या है, उसका इंपैक्ट कहाँ जाएगा, समझ में आ रही है बात। तो कैश और कैपिटल 2 चीजें होगी। डेट क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखी तो मैं सीरियल नंबर लिख रहा हूँ। हमारी डेट दे रखी है, जैसे एग्जाम में 112 तो आएंगे नहीं, उस एग्जाम में 4 ट्रांजैक्शन आए, 5 ट्रांजैक्शन आए, डेट के साथ भी हो सकती है, तो डेट लिखनी है आपको यहाँ। डेट का फॉर्मेट आप कैसे भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल डेट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 7 अगस्त 2021, तो डेट के फॉर्मेट के लिए अभी तक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आया है, तो आप जैसे मर्जी डेट लिख सकते हो। डेट के कॉलम के अंदर ये इस तरीके से लिख सकते हो कि 2021 मैंने ऊपर लिख दिया, एक बार बार नहीं लिखूंगा 2021, अगस्त 7, अगस्त 9, अगस्त 15 ऐसे लिखता रहूंगा। या फिर मैंने ऊपर लिख दिया सर 2 क्वेश्चन तो अगस्त का ही है सपोज, तो 21 अगस्त ऐसे लिख दिया मैंने, फिर लिखता रहूंगा 7 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, या फिर ऐसे लिखना चाहूँगा हर ट्रांजैक्शन में 7/8/21, 10/8/21 मैं पूरा लिख दिया। मतलब कोई रूल है ही नहीं डेट की, आप जैसे मर्जी फॉर्मेट में लिख सकते हो। अगस्त की जब 7 मंथ चेंज होगी तो उसके बाद दोबारा 2021 सितंबर के डेट्स। हाँ, सही। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये कैसे होगा सर, यहाँ से समझते हैं पहले। तो क्वेश्चन को पढ़ के हमने इतना दिमाग लगा लिया कि 2 अकाउंट इन्वॉल्व है इसके अंदर, एक कैश अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट। कैश क्या होता है सर, पांचों में से एसेट होता है। कैपिटल क्या होता है, तो कैपिटल होता है। ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, एसेट इंक्रीज तो क्या करते हैं, कैपिटल इंक्रीज तो क्या करते हैं। इस चीज से हमने अपने माइंड में फिट कर ली बात कि सर कैश अकाउंट को मुझे डेबिट करना है और कैपिटल अकाउंट मुझे क्रेडिट करना है। अब हमारे अकाउंट्स में ये प्रेजेंटेशन का तरीका है कि डेबिट वाले आइटम पहले लिखते हैं और क्रेडिट वाले आइटम बाद में। तो मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट सबसे लास्ट में लिखा। आपके पेज पे तो बराबर में ही यहाँ कितना स्पेस तो होगा नहीं आपके पेज में। उसके बाद जो क्रेडिट वाली आइटम है उसके आगे मैंने क्रेडिट नहीं लिखा, इंस्टेड मैंने उसके आगे 2 लिखा है, TO2। ये TO2 क्यों लिखा है, इसका लॉजिक चैप्टर नंबर जो लेजर का है उसमें समझ में आएगा कि TO2 आगे क्यों आया। क्रेडिट क्यों नहीं लिखा सर, ऑब्वियस सी बात है, एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट ही होगा, इसलिए नहीं लिखा होगा। यहाँ पर जो बात चल रही है वो प्रेजेंटेशन की बात चल रही है कि पहले अकाउंट के आगे मैंने डेबिट लिख दिया, ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये वाला डेबिट हो रहा है। सर रूल ऐसा बना देते हैं, मान लीजिए टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो क्या जाता, कुछ भी नहीं जाता। लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसी वजह भी नहीं लिखते सी यार।
ठीक, मतलब कुछ चीज में लॉजिक है और कॉन्सेप्ट है, कुछ चीज में प्रेजेंटेशन का रीजन है। तो सर हर बार हम डेबिट ही लिखेंगे। डेबिट भी लिखोगे और कैश में कहाँ डाउट है? उसके अलावा क्या ऑप्शन है? सर हम क्रेडिट भी तो लिख सकते हैं। मैंने कहा ना पहली लाइन डेबिट की आएगी, पहली लाइन जो आएगी वो डेबिट की आएगी, सेकंड लाइन जो आएगी वो क्रेडिट की आएगी। डेबिट की जो आ रहा है उसका आगे डेबिट लिखना है, जो क्रेडिट आ रहा है उसका आगे क्रेडिट नहीं लिखना, उससे पहले टी को टू लिखना है। तो उनका लॉजिक है चैप्टर लेजर के समझ में आएगा। अगर दोनों केस में क्रेडिट हो रहा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, हम डिस्कस कर रहा हूँ। जो डेबिट वाली आइटम है उसके सामने हमने डेबिट वाला अमाउंट लिखा, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है। ये जो कैपिटल है टू कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, उसके ठीक सामने मैंने क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखा हुआ है, इसके आगे ब्लैंक छोड़ा हुआ है। समझ आ रही है बात? यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, जस्ट नीचे स्टार्ट नहीं करते। अगेन प्रेजेंटेशन का तरीका, अकाउंट का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनेगा, कैपिटल का सी, कैश का सी, कोई भी अकाउंट का नाम है। ये वाला अकाउंट आप ACCOUNT ऐसे भी लिख सकते हो, A/C ऐसे भी लिख सकते हो। प्रेजेंटेशन वाली बात मैं पहले एंट्री में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद सीधा क्वेश्चन बनाएंगे। ये क्वेश्चन ये है तो उसका आंसर ये है, उसके कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, प्रेजेंटेशन पे बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन पे बात करेंगे, आंसर पे बात करेंगे, लॉजिक पे बात करेंगे, प्रेजेंटेशन पे बात नहीं करेंगे। प्रेजेंटेशन में पहले वाले ट्रांजैक्शन पे बात करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इसको एंट्री कहते हैं, एंट्री भी कहते हैं और जर्नल एंट्री भी कहते हैं। एंट्री क्यों कहते हैं सर? क्योंकि जर्नल के थ्रू सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन एंट्री लेगी हमारी बुक्स में। मतलब हमारी बुक्स, सपोज मैंने राम को सामान बेचा, तो राम जो है वो जर्नल में भी आएगा, लेजर में भी आएगा, ट्रायल बैलेंस में भी आएगा, फाइनल अकाउंट में भी आएगा, हर जगह आएगा राम का नाम। तो एंट्री कहाँ से ली उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? जर्नल से। ठीक है जी, इसलिए इसको एंट्री भी कहते हैं। तो क्या मैं ऐसे पूछा जाता है इस ट्रांजैक्शन में एंट्री क्या हो? एंट्री का मतलब है कि जर्नल में किस तरीके से लिखा जा रहा है। समझ आ रही है बात? बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, ये क्या लिखा है जी मैंने? सर फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा जो डेबिट हो रहा है, सेकंड लाइन में मैंने वो लिखा जो क्रेडिट हो रहा है, अब थर्ड लाइन में जो मैंने लिखा है इसको बोलते हैं नरेशन। व्हाट इज नरेशन? ट्रांजैक्शन को अपनी लैंग्वेज में नरेट करना। पहला वर्ड बीइंग से स्टार्ट होगा, उसके बाद क्वेश्चन को ही हम अपनी लैंग्वेज में लिखें। इसमें देखो क्या लिखते हैं हम या क्या नहीं लिखते। सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें मार्क्स नहीं कटने। रीजन क्या है? प्रैक्टिकल लाइफ में भी ना हमारा ऑप्शन होगा। सो बेसिकली बात क्या है, तो मान लीजिए हमारा जो बॉस है उसने कहा कि भाई मैंने राम को सामान बेचा है और उसने थोड़े से पैसे दिए हैं, बाकी पैसे रह गए और ये वाला सामान बेचा था, आइटम नंबर 24 फ्रूट का मैंने बेचा था सामान, और ये रिकॉर्ड करो। तो मैं जनरल एंट्री तो कर लूंगा कि ये डेबिट होगा ये क्रेडिट होगा, लेकिन इतनी सारी बातें जो हुई हैं कि उस कोड नंबर के अगेंस्ट बेचा है और ये सब हुआ है, ये बात मैं कैसे रिकॉर्ड करूँगा? तो ये बात मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा, बीइंग आइटम सोल्ड टू राम, कोड नंबर दिस वगैरह। तो जो भी मुझे लग रहा है कि अगर मैं फ्यूचर में भूल जाऊँ कि हुआ क्या था उस दिन मैंने क्यों अकाउंट ये डेबिट करा था, क्यों अकाउंट ये क्रेडिट करा था, हुआ क्या था, ये रिवाइज करने के लिए, याद करने के लिए, रिमाइंड करने के लिए मैं उस एंट्री में जाऊँगा और नरेशन पढ़ लूँगा, मुझे याद आ जाएगा तुरंत कि हुआ क्या। इसका पर्पस ये होता है सर। इसमें रिजिडिटी नहीं होती कि यही वर्डिंग्स होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आप सबने कोई एक मूवी देखी, सेम मूवी देखी आप सबने, फिर आप सबसे स्टोरी पूछी जाए उस मूवी की, क्या सभी के वर्ड से बिल्कुल इक्वल होंगे? नहीं होंगे। तो अपनी लैंग्वेज में उसको नरेट करेंगे। उससे कोई पर्टिकुलर सीन होगा, एक्ट होगा, वो किसी ने नहीं बोला, ऐसा हो सकता है। समझ में आ रही है बात? अब अपने अकॉर्डिंग उसको नरेट करेंगे। सेम चीज़ है कि ट्रांजैक्शन को सब अपने अकॉर्डिंग उसको नरेट करेंगे। जैसे मैंने लिखा है बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, उससे आप देखिए बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उसका कोई और लिखिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कमेंस बिजनेस, नाम देकर प्रोवाइडर का तो नाम भी लिख दिया उसका। समझ पा रहे हो? अच्छा,
कंफ्यूजन हो रही है सर कभी क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, हमें तो कंफ्यूजन हो रही है। क्वेश्चन कॉपी कर लो, जो क्वेश्चन में लिखा है एज इट इज कॉपी कर लो। सर इसके कंफ्यूजन खत्म, बीच में इंटरप्ट नहीं करना। जब मैं आपको टाइम दूंगा पूछने का तब पूछिए। क्वेश्चन को ही कॉपी कर दो आप, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है चाहे कितने लंबा हो। अब पहली बात तो मैं कह रहा हूँ शॉर्ट में लिख दो। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट 5000 रुपीज, अब इसमें लिख दो बीइंग गुड्स सोल्ड, बस। इसमें आपने क्या लिखा है, कितना लंबा लिखा है, कितना छोटा लिखा है, इसके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आप ये लिखोगे ही नहीं तो मार्क्स कटेंगे। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? तो इसकी मैंने आपको कंफ्यूजन क्लियर कर दी कि आप क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख दो, आपके मार्क्स नहीं कटने। फिर भी कंफ्यूजन लग रही है कि सर कौन सा वर्ड छोड़ूं कौन सा वर्ड लिखूं, तो क्वेश्चन ही कॉपी पेस्ट कर दो, कंफ्यूजन खत्म। क्लियर हो गई बात? इसके बाद एंट्री करने के बाद ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि हमारी पहली एंट्री खत्म हो गई है, अब सेकंड एंट्री स्टार्ट होने वाली है। ये वाली लाइन ऑप्शनल है, ठीक। सजेस्ट ये करता हूँ कि जब आप सेकंड एंट्री स्टार्ट करें तो इसकी बजाय एक लाइन छोड़ करके करें, क्योंकि ताकि हर एक एंट्री के अंदर ठीक ठाक गैप रहेगा, एग्जामिनर को चेक करने में आसानी रहेगी। ठीक है, जो सर आप ही पेपर रिवाइज कर रहे हो, आपको दिख गई कोई मिस्टेक है मेरी, उसको कट करके आपको कुछ और लिखना हो तो आपके पास स्पेस रहेगा। ठीक है जी, फर्स्ट एंट्री कंप्लीट कर ली हमने, 1 2 3 लाइनों में कंप्लीट हो गई जी। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद फिर सेकंड एंट्री स्टार्ट करेंगे हम। ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे आपकी यहाँ नहीं आनी चाहिए और यहाँ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसका टोटल करा जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में, क्वेश्चन में नहीं करना, एग्जाम में नहीं करना, प्रैक्टिकल लाइफ में टोटल किया जाता है इसका चेक करने के लिए कि सही है कि नहीं। कंप्यूटर में तो खुद ही हो जाएगा। हाँ जी पूछिए। सर बीइंग लिखना जरूरी है। हाँ, जरूरी। अगर मैं बीइंग ना लिखूं तो मार्क्स गलत हो कटेंगे, जाएगा। मार्क्स कटेंगे। ये सर सर ये डेबिट के नीचे क्रेडिट क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे? डेबिट के नीचे क्रेडिट क्यों नहीं लिखा? हाँ। अच्छा, बिकॉज़ पर डिस्कस हुआ था, फिर बता दो। सर डेबिट के नीचे क्रेडिट क्यों नहीं लिखा हुआ? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो आप कैश के सामने डेबिट लिख रहे हो, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसका क्रेडिट नहीं लिख रहे आप। उसके पीछे देखो दो लॉजिक हैं। पहली बात तो लॉजिक ये है कि प्रेजेंटेशन, हमारे अकाउंट्स की प्रेजेंटेशन ऐसी बनी हुई है कि जो हमने डेबिट में लिखा उसका डेबिट इंडिकेट करना है, क्रेडिट इंडिकेट नहीं करना है, क्योंकि वो ऑब्वियस है, अगला बचा क्रेडिट ही होगा। जो ऑब्वियस है अगला बचा क्रेडिट ही होगा। सही। और पूछिए। एलएफ के नीचे क्या लिखेंगे? अलग अभी डिस्कस नहीं करना मैंने। और पूछिए। रुपीस लिखना कंपल्सरी है सर? क्या चीज? डेबिट क्रेडिट में रुपीस लिखना। हाँ, बढ़ सकते हैं आगे। सेकंड पॉइंट, एडवोकेट कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड चेक 60,000। तो हमारा ऑनर क्या बता रहा है? एडवोकेट प्रोप्राइटर का नाम हो गया, एडवोकेट जो है प्रोप्राइटर का नाम हो गया, उसके पास कैश था 50,000, उसके पर्सनल बैंक में पड़े हुए थे 60,000, वो दोनों के दोनों हमारे नए बिजनेस जो ओपन करा उसके अंदर ले आया। सही। कैश एसेट इंक्रीज डेबिट, बिजनेस के अंदर कैश इंक्रीज हो रहा है, 50,000 से इंक्रीज हो रहा है। सर अगर आपको चेक देगा हमारा तो हमारे बिजनेस में बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा 60,000। सर टोटल उसने जो है बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कितना करा? टोटल 1,10,000। बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड में ऐसा लिख दिया। अब इसे तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड या क्वेश्चन कॉपी कर सकते हो। चलिए जी और डिस्कस करते हैं इस पर। सर आपने अभी 5 मिनट पहले बोला था कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इसमें तो 3 एस्पेक्ट हैं, 2 डेबिट और 1 क्रेडिट, तो ये बात गलत साबित हो गई। तो सुने आंसर जी क्या है। ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होंगे ऐसा नहीं, ट्रांजैक्शन के जितने भी एस्पेक्ट हो, जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा, ऐसा है। वापस समझते हैं।
स्टार्टिंग में बेसिक बताने के लिए बताई जाती है बात कि जो ट्रांजैक्शन दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। 1 लाख रुपए डेबिट 1 लाख रुपए क्रेडिट इक्वल हो गया। अब बताया जा रहा है एक्चुअल में एस्पेक्ट्स कितने भी हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी हैं सिलेबस में, इसमें एक क्वेश्चन के अंदर एक एंट्री के अंदर 10 से ज़्यादा एस्पेक्ट्स, मतलब मैं डेबिट क्रेडिट 10 से ज़्यादा आइटम करूँगा, ऐसे क्वेश्चन भी हैं दोस्तों। तो एस्पेक्ट्स का रूल क्या है सर, फिर अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेट होगा ये कि जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है, ये रूल जरूर फॉलो होगा। हम डेबिट क्रेडिट के रूल्स जो बना रखे हैं वो इस तरीके से बना रखे हैं जादू वैसे, तो डेबिट में जितना रुपए आएंगे क्रेडिट में भी उतने ही रुपए आएंगे। सर ओनर ने टोटल इन्वेस्ट करा है इस क्वेश्चन में 1,10,000, कैपिटल इंक्रीज बाय 1,10,000। बिजनेस के अंदर कैश इंक्रीज 50,000, बिजनेस के अंदर बैंक बैलेंस इंक्रीज 60,000, हो गया डेबिट क्रेडिट ऊपर। प्रेजेंटेशन वही चल रही है जी, डेबिट वाली आइटम ऊपर लिखी जाएगी, क्रेडिट वाली आइटम नीचे लिखी जाएगी। सर मान लीजिए मैं बैंक वाला ऊपर लिखना चाह रहा हूँ, कैश वाला नीचे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही डेबिट का जो मर्जी लिख दो। सर मान लीजिए मैं कैपिटल लिखना चाह रहा हूँ पहले बैंक बाद में, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि डेबिट वाला पहले लिखना है और क्रेडिट वाला बाद में लिखना है। सही, इंग्लिश में जो मर्जी लिखो, अभी आपकी इच्छा है। नॉट कुछ हाँ जी सर हम स्टार्टिंग में ये लिख सकते हैं एजुकेट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड चेक 60,000। तो सर फिर हमने दो अकाउंट क्यों बनाया? डेबिट के दो बनाए ना, एक ही बना सकते थे। अब यहाँ लिख क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हो ऊपर दोस्त, ये पैराग्राफ थोड़ी ना, ये जो मर्जी लिख दो यहाँ पर, ये तो अकाउंट का नाम खुल रहा है ना। कैश इज अ सेपरेट अकाउंट, बैंक इज अ सेपरेट, ये तो आपकी इच्छा है, जो आपके पास ऑप्शन दिया वही तो दिया हुआ है। इसमें लिख सकते हैं। हाँ, अब आपसे पूछा जाए मूवी कौन सी देखकर आया है, तो आपको मूवी का नाम तो वही लेना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा ना ऑप्शन है कि जो मर्जी नाम ले दो। मूवी की स्टोरी सुनी जाए तो आपके पास ऑप्शन है ना कि कुछ लाइन स्किप कर सकते हो, कुछ लाइन एक्स्ट्रा बोल सकते हो। तो ये स्टोरी है मूवी की, तो आपको एग्जैक्ट जो मर्जी अपनी लैंग्वेज में बोलनी, और ये मूवी का नाम है तो एग्जैक्ट बोलना। कैश नाम की एसेट बढ़ रही है और बैंक का एसेट बढ़ रही है, तो अलग अलग एसेट बढ़ रही है, मिक्स कैसे कर सकते हैं इसको? हम अकाउंटेंट की जिम्मेदारी हर एक हिसाब का ध्यान रखना। कैश बिजनेस के अंदर कितना है, बैंक बिजनेस के अंदर कितना है, कैपिटल कितनी है, हर चीज को तरीके से रिकॉर्ड करना, मिक्स नहीं करना किसी चीज को। एक क्वेश्चन आया था सीए इंटर में, एक बिजनेस में कंपनी में पुरानी मशीन बेची 50,000 की और उतने की नई मशीन खरीद ली, तो अकाउंटेंट ने इसको रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि उतने की मशीन उतने की मशीन आ गई, तो ऐसा चलेगा क्या? तो नहीं चलेगा। सेल करना सेपरेट ट्रांजैक्शन है, परचेज करना सेपरेट ट्रांजैक्शन है, मिक्स नहीं कर सकते दो चीजों। तो कैश सेपरेट अकाउंट है, बैंक सेपरेट अकाउंट, मिक्स नहीं कर सकते दो चीजों। क्लियर हो गई जी बात? यस सर। इतना नोट करें आप, फिर आगे बढ़ते हैं। सर एक चीज हाँ जी, हाँ जी, पूछें। कि जैसे एक अकाउंट डेबिट हो रहा हो और दो अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हो, सारी वैरायटी आएगी, मैं कह रहा हूँ 10 तक भी आएगा, 15 तक भी आएंगे। तो फिर क्रेडिट में भी पॉसिबल है वो? हाँ, 5 डेबिट 5 क्रेडिट ऐसा पॉसिबल है, 1 डेबिट 6 क्रेडिट ऐसा पॉसिबल है, 6 डेबिट 1 क्रेडिट ऐसा पॉसिबल है, दोनों 6 हो ऐसा पॉसिबल, जैसा मर्जी हो सकता है, मतलब टोटल इक्वल आना चाहिए, बस मेन पॉइंट ये और रूल पहले है। डेबिट। हाँ जी, और पहले डेबिट। हाँ, तो सर बार-बार टू लिखेंगे या फिर एक बार-बार बार? बोलेंगे, बार-बार बोलेंगे। बार-बार। तो ऐसा जहाँ तक करा ना वहाँ तक आप पूछो, आप वैरायटी सारी कराऊंगा कराऊंगा मैं, ये चीज क्या क्या हो सकता है, सारी वैरायटी जितने एग्जाम में आपके आ सकते हैं, जब तक आए हैं, जो किसी बुक के अंदर सारी वैरायटी में कराऊंगा। सर जैसे डेट नहीं गिवन तो हमने फर्स्ट में सीरियल नंबर लिख लिया और सेकंड में गिवन है तो डेट ही लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा, जो समय डेट होगी समय सीरियल नंबर होगा।
9 ऑप्शन है। हाँ डन जी। यस सर। देखिए पूरे दिन में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता रहूंगा ऐसे यहाँ पर, और जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, शाम को शट डाउन हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं कैश का लेजर निकालूंगा, उसमें लिखूंगा मैं 1 लाख रुपए। फिर मैं कैपिटल का रजिस्टर निकालूंगा, उसमें लिखूंगा 1 लाख। ऐसा करूंगा। अब सपोज कैश का जो रजिस्टर है उसके अंदर काफी सारे पेजेस होंगे, तो ये वाली ट्रांजेक्शन मैंने कौन से पेज पर लिखी है, वो पेज नंबर यहाँ लिखा जाता है LF लेजर फोलियो मींस पेज नंबर। अब सर ऑब्वियसली एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं इसमें 400-500 या 200 150 200 पेज हो, इसलिए हमेशा मुझे ब्लैंक छोड़ना है। मतलब अपने पूरी स्कूल कोर्स के अंदर 11th 12th हो एग्जाम हो, इसमें इस फॉर्मेट को बना करके बस खाली छोड़ देना। प्रैक्टिकल लाइफ में बताया मैंने, अगर आप मैनुअल अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पर पेज नंबर लिखोगे कैश का, फिर कैपिटल के सामने यहाँ पर पेज नंबर लिखो, कैपिटल के रजिस्टर के अंदर मान लीजिए 24 रजिस्टर 24 पेज नंबर पे लिखा हुआ है, और कैपिटल के रजिस्टर में मान लीजिए पेज नंबर 7 पे लिखा हुआ है, ये कैश रजिस्टर में पेज नंबर 26 पे लिखा हुआ है, ये बैंक के रजिस्टर में पेज नंबर 1 पे लिखा हुआ है, कैपिटल के रजिस्टर में पेज नंबर 119 पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पेज नंबर लिखे जाते हैं। रेफरेंस के लिए ध्यान रहेगा, तो जैसे मैं भी जब स्कूल में 11th 12th में था, इस लेक्चर से मैंने कॉन्सेप्ट क्या सीखा था, अकाउंट्स का रजिस्टर बड़ा हो जाता है मोटा साल के एंड तक, तो मैं बुक में जो क्वेश्चन सॉल्व करता था, बुक में लिखता था कॉपी का पेज नंबर। तो बुक में मैं जितने क्वेश्चंस कर रहा हूँ क्वेश्चन जो लिखता था पेज नंबर रजिस्टर का, और रजिस्टर में लिखता था ना बुक का पेज नंबर। रजिस्टर में सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो मैंने उस पर बुक का लिख दिया, बुक में पेज नंबर 9.46 पर ये वाला क्वेश्चन है। उससे क्या होगा, रिवीजन के टाइम मान लीजिए मैं बुक से रिवाइज करूँ, जिस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है मुझे रजिस्टर में ढूंढना नहीं पड़ेगा, मुझे तुरंत पेज नंबर देख लूंगा तो उस पेज नंबर को निकाल करके पढ़ना। इससे ये चीज़ सीखी थी। तो हमारे भी दोनों के रेफरेंस के लिए होता है पेज नंबर, एग्जाम में छोड़ना है क्योंकि रजिस्टर के साथ पेज होंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में आप कंप्यूटराइज पे करेंगे काम, तो भी काम करने के साथ पेज नंबर करने कंप्यूटर में क्लियर होगी बात। लेकिन मेंशन करना जरूरी है, क्या चीज़ मेंशन करना है। हाँ फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मेट तो हो जाएगा, देखो फॉर्मेट बना के एग्जामिनर को हम ये बता रहे हैं कि देखो हमें पता कि यहाँ पे लेजर का पेज नंबर आता है, अब पेज नंबर तो हम लिख देंगे, ठीक है। एक चीज सेकंड पॉइंट के पढ़ करके हमें ये बात पता लगे कि एडवोकेट प्रोप्राइटर का नाम है, मतलब जो जर्नल बन रहा है वो प्रोप्राइटर एडवोकेट का बन रहा है, करेक्ट। तो जर्नल से ऊपर इन द बुक्स ऑफ एडवोकेट, ये कभी कभी लिखना है कभी कभी नहीं लिखना है। अब ये कैसे पता लगेगा कभी लिखना है कभी नहीं लिखना, तो सुने ध्यान से। ये बता रहा हूँ रीजन, किसी को नहीं पता, किसी टीचर को नहीं पता। मैं बताया कि अकाउंटेंट 2 टाइप के होते हैं, जी कोई जॉब करते हैं, दूसरा प्रैक्टिस करते हैं। जॉब करते हैं मतलब सर मैंने बीकॉम कंप्लीट कर लिया, मैं किसी कंपनी में रेज्यूमे लेके जा रहा हूँ अपना, और अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, मुझे जॉब मिल जाती है तो मैं इसी कंपनी के अंदर जॉब करूंगा, सारे अकाउंट्स इसी कंपनी के बनाऊंगा, तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि मैंने सारे अकाउंट्स बनाने सीख लिए हैं बीकॉम तक, उसके बाद मैंने अपना ऑफिस खोला, और ऐसे बहुत लोग हैं जो कंप्लीट फुल डे अकाउंटेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, 30-40 हज़ार रुपये सैलरी नहीं दे सकते, उनके अकाउंट्स बहुत कम होते हैं, जैसे आसपास की जो हमने शॉप्स देखी है। तो क्या करते हैं वो ऐसे अकाउंटेंट की ऑफिस को अप्रोच करते हैं कि भाई हमारे अकाउंट वीकली बना देना या हमारे अकाउंट मंथली बना देना, और 4,000-5,000 रुपये ले लेना इस हिसाब से। तो ऐसे मान लीजिए 50-40 क्लाइंट पकड़ लिया हमने, तो इस तरीके से हम अपने काम चला रहे हैं, अर्निंग चला रहे हैं। तो अकाउंटेंट ऐसा होता है जो प्रैक्टिस वाला होता है। पर्पस भी ऐसे होते हैं, हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं या अपना क्लिनिक चला रहे हैं। समझ में आ रही है बात। अगर सर मैं किस कंपनी के अंदर जॉब कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं रिलायंस के अंदर जॉब कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें रिलायंस की बनेंगी उसके अंदर,
तो मैं क्यों लिखूं हर पेज पे इन द बुक्स ऑफ रिलायंस, इन द बुक्स ऑफ रिलायंस, इन द बुक्स ऑफ रिलायंस? समझ आ रही है बात? नहीं लिखूंगा सर। मैं अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे पास तो 50 क्लाइंट है, कोई अकाउंट मुकेश का है, कोई राम स्टोर का है, कोई गुप्ता स्टोर का है, समझ में आ रही है बात? तुम्हारे पेज पे लिखूंगा उसमें कि गुप्ता स्टोर का है, ये राम स्टोर का है, ये मुकेश स्टोर का है, ताकि मिक्स ना हो जाए। समझ में आ रही है बात? तो प्रैक्टिकल लाइफ में इन द बुक्स ऑफ कब लिखना है कब नहीं लिखना क्लियर हो गई बात? कि सर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत सारे क्लाइंट हैं, पेपर मिक्स ना हो जाए, सब पे नाम लिखूंगा। सर मैं एक कंपनी के अंदर जॉब कर रहा हूँ, सारे अकाउंट्स उसी कंपनी के हैं, नहीं लिखना। सर एग्जाम में कैसे पता लगेगा कि मैं जॉब कर रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिस हूँ? एग्जाम में पता लगता ही नहीं, इसीलिए ये लाइन ऑप्शनल है। पूरे सिलेबस के अंदर चाहे होमवर्क कर रहे हो, चाहे एग्जाम दे रहे हो, इन द बुक्स ऑफ लिखो या ना लिखो, ना मार्क्स मिलेंगे ना मार्क्स कटेंगे। लॉजिक इसके पीछे ही है। प्रैक्टिकल लाइफ में लिखना है कि नहीं लिखना, कुछ भी हो सकता है। क्लियर होगी बात? ध्यान रहेगी। थर्ड ट्रांजैक्शन पर आ जाए। थर्ड में लिखा हुआ है जी कैश परचेजेस 5000 रुपीज। कैश परचेज का मतलब ये मत सोच लेना कि मैं कैश खरीद के लाया हूं, कैश थोड़ी बिकता है। कैश परचेज का मीनिंग क्या हुआ कि हमारा प्रोप्राइटर ये बता रहा है कि मैं परचेज करके आया हूं कैश में, मतलब पेमेंट हैंड टू हैंड दिया है, उधार में नहीं लेकर आया। मतलब समझ आ रही है बात? कैश परचेज का मतलब है कि हमारा प्रोप्राइटर जो सामान लेकर आया वो उधार में लेकर के नहीं आया, कैश में लेकर के आया। तो लेकिन क्वेश्चन में तो बताया नहीं कि वो क्या परचेज करके लाया। फर्नीचर परचेज करा है, गुड्स परचेज करे हैं, मशीन परचेज करी है, क्या परचेज करा है तो बताया नहीं। व्हाट इज द प्रिजम्पशन? क्या चीज रेगुलर बेस पे परचेज की जाती है? गुड्स। गुड्स की इकलौती ऐसी आइटम है जो रेगुलर बेस पर बार-बार परचेज की जाती है। तो जब भी परचेज वर्ड लिखा हो हम प्रिजम्पशन लगाएंगे गुड्स, जब भी सेल वर्ड लिखा हो हम प्रिजम्पशन लगाएंगे गुड्स। गुड्स ही ऐसी आइटम है जो बार-बार परचेज होती है, बार-बार सेल। बाकी आइटम्स खुद सोचो, रेयरली परचेज होती है। बिल्डिंग क्यों खरीदेंगे बार-बार, मशीन क्यों खरीदेंगे, फर्नीचर क्यों खरीदेंगे, या क्यों बेचेंगे? सालों में एक आध बार खरीदा बेचा जाती है बाकी आइटम तो। अगर बिल्डिंग खरीदा होगा तो क्वेश्चन में बोलेगा बिल्डिंग परचेज करिए, मशीन बेची हो तो क्वेश्चन बोलेगा मशीन बेचिए। सिर्फ परचेज से लिखा हुआ तो मतलब गुड्स की बात है। क्लियर हो गई बात? सर फ्यूल भी तो आ सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। फ्यूल तो मेंशन करेगा क्वेश्चन में, फ्यूल खरीदा है। क्लियर हो गई जी बात? तो गुड्स खरीद, हमारे बॉस ने बताया कि भाई मैं गुड्स खरीद के लाया हूं अपने सप्लायर से और पेमेंट हैंड टू हैंड दे दी। उसका नाम क्यों नहीं लिखा है जिससे खरीद के लाया? कैश में खरीद नाम लिखेंगे क्यों? भाई जिससे मैंने सामान खरीदा उसको पैसे हैंड टू हैंड इतना नाम लिखूंगा क्यों? उसका हिसाब साफ है। परचेज इज अकाउंट और डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बॉस परचेज करके लाया सामान तो खर्चा हो गया, कोई सेल करना इनकम है, परचेज करना खर्चा है। परचेज इज अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। कैश इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है बताओ? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। कैश कम हो रहा है क्योंकि अगर हम कुछ परचेजिंग करके आएंगे तो पैसा जाएगा जेब से, कैश कम हो रहा है। कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट। अब देखो डेबिट क्रेडिट तो कितने टिप्स पर होने चाहिए तभी आप आंसर लिख पाओगे, वरना नहीं लिख पाओगे। इसको नहीं है इस वक्त जाके पहले रिवाइज करें, वो रूल्स लर्न करने की कोशिश करें, फिर क्वेश्चंस ट्राई करें। भाई अमाउंट कितना है? 5000। being goods purchased या being cash purchased या being goods purchased for cash, जस्ट नंबर दे लिखो। मैंने बढ़ सकते हैं आगे, कोई डाउट है यहाँ तक? कैश से 7000, कैश बेचा है क्या इसमें? नो सर, क्या बेचा? गुड्स बेचे, गुड्स बेचे। ठीक, हमारा बॉस हमें क्या बता रहा है बेसिकली कि मेरे कस्टमर आए थे शॉप पर, मैंने उनको सामान बेच दिया, पैसे हैंड टू हैंड मिल गए, 7000 रुपए का सामान बेचा। ये बोल रहा है क्वेश्चन में। कैश आ रहा है इसके वर्ड, कैश इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पैसा आ रहा है, जब बेचेंगे सामान तो पैसा आएगा हमारे पास। कैश इंक्रीज होता है, एसेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं? डेबिट। मैं पॉइंट नंबर 4 यहां लिख रहा हूं, नीचे स्पेस कर रहा हूं। कैश अकाउंट टू डेबिट टू सेल्स।
सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट, सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट। नरेशन में जो मर्जी लिखो आप, बिग कैश सेल्स। अब से जो मैं आंसर लिखूंगा बोर्ड पर उसमें सिर्फ एंट्री लिखूंगा, अमाउंट आप खुद लिखेंगे, नरेशन आप खुद लिखिए। रंजी बढ़ सकते हैं आगे, डाउट को यहां तक। पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है जी कैश सेल्स 7000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तुमने ध्यान से बॉस क्या कह रहा है मेरे को, बॉस मुझे ये कह रहा है कि कस्टमर आया था दुकान पर, मैंने उसको सामान बेच दिया और पैसा मुझे मिल गया 7000। इतना कैश में ऑफिस के अंदर रखता नहीं हूं, तो मैं तुरंत बैंक चला गया और 7000 रुपए बैंक में जमा कर दिया। ये क्वेश्चन बताया गया है। हाँ जी बताना चाह रहे हैं आप? एक बैंक अकाउंट। ठीक सर, ध्यान सोचो इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जो मेरे ऑफिस के अंदर कैश रखा हुआ था, मुझे बताओ इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ? सेम है। कुछ भी नहीं हुआ, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। तो कस्टमर से जो पैसा मिला मैंने हाथ के बैंक में जमा कर दिया, तो जो मेरे ऑफिस के अंदर कैश रखा हुआ था वो तो सेम ही रहा, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। तो मैं कैश अकाउंट लिखूंगा नहीं इस बार। समझ आ रही है इस बात को? हमें इम्पैक्ट सोचना है हर चीज का, क्वेश्चन को एज अ क्वेश्चन नहीं लेना, प्रैक्टिकल लाइफ की ट्रांजैक्शन एक लेन देन लेना है, फिर इसको इमेजिन करना है कि ये हुआ होगा, यहाँ पैसा जमा हुआ होगा। तो बैंक नाम की एसेट बढ़ गई और सेल्स नाम का रेवेन्यू हो गया। बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट, सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट। कोई डाउट नहीं आता तो पूछें। क्वेश्चन ऐसे लिख पा रहे तो उससे पहले भी बिग लिखना होगा। हाँ, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 चैलेंजिंग पॉइंट है। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, कॉपी पे नोट करके मुझे चेक कराएंगे, उसके बाद मैं कराऊंगा। बस ये लास्ट पॉइंट है, छुट्टी हो जाएगी आप। किसने कर लिया बता दे, मैं चेक कर लेता हूँ आगे अमाउंट के साथ। परफेक्ट है, गुड। चलिए बोर्ड पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है सर, प्रोप्राइटर ने हमें बोला कस्टमर आया था दुकान पर, उसको मैंने सामान बेचा, 7000 रुपए मिल गए। उन 7000 में से मैंने 50% हाफ 3500 रुपीस तो ऑफिस में रख दी और बाकी के 3500 मैंने बैंक में जाके जमा कर दिया। ऐसा ही हुआ है, ये बोला क्वेश्चन के अंदर कि कैश में सामान बेचा 7000 रुपए का और आधा पैसा बैंक में जमा करा, आधा, तो बाकी आधा ऑफिस में रखा। तो मेरा कैश भी बढ़ेगा ऑफिस का और मेरा बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। तो सर कैश बढ़ेगा 3500 से, बैंक बढ़ेगा 3500 से, और जो सेल्स हुई है मेरी वो ये सेल। सही। इस क्वेश्चन के अंदर 3 एस्पेक्ट थे, 2 डेबिट 1 क्रेडिट। देखिए जितना डेबिट उतना क्रेडिट। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट है इसमें? बस रूल्स रिवाइज करके आए डेबिट क्रेडिट के, जितने कराएंगे उसको रिवाइज करें। चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको क्वेश्चन ट्राई करना है इसमें।